हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। हमारी द लिविंग वर्ल्ड सजीव जगत की एक सीटेट की एमसीक्यूज बैच की एक सीरीज चल रही थी। तो आज हमारा ये द लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर का आज तीसरा दिन है और लगभग लगभग ये आज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये कल का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा। कल कई लोगों ने आंसर दिया था कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, द पावर हाउस ऑफ सेल। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। बी अपना राइट आंसर है। ये तो लगभग लगभग सभी लोगों को मालूम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये यही माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होता है, एनर्जी एटीपी के रूप में हमें एनर्जी मिलती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना आज का पहला क्वेश्चन पहला है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। यह कथन किसका है? हुज स्टेटमेंट इज न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्रीवियस सेल्स ओनली। रॉबर्ट ब्राउन, विरचॉ, पुरकिंजे या स्वान। तो जो नई सेल्स हैं वह किससे बनती हैं? तो वह किससे बनती हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। तो यह कथन किसने बोला था? आपको यह बताना है कि जो पूर्ववर्ती नई सेल्स हैं वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। तो ये कथन किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने, या विरचॉ ने, या पुरकिंजे ने, या श्वान ने। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। कब किया था? 1831 में, 31 में, राइट। और जो विरचॉ, यानी इनका पूरा नाम क्या है? रुडोल्फ विरचॉ। तो रुडोल्फ विरचॉ ने बताया था कि जो हमारी नई कोशिकाएं हैं वह किससे बनती हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। और इन्होंने एक टर्म भी दिया था, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ओमनीज सेलुला ई सेलुला। मतलब कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जो हमारी न्यू सेल्स है वह पूर्ववर्ती प्री एग्जाइटिंग सेल्स से, जो हमारी न्यू सेल्स बन रही हैं वह किससे बन रही हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं, प्री एग्जाइटिंग सेल से बन रही हैं। तो ये किसने बताया था? रुडोल्फ विरचॉ ने। रुडोल्फ विरचॉ ने जब मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था, अगर पूछ ले कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया, तो ये भी बोल सकते हैं किसने दिया था? रुडोल्फ विरचॉ ने। और मॉडर्न सेल थ्योरी में उन्होंने यही बताया था कि जो हमारी नई कोशिकाएं हैं वह प्री एग्जाइटिंग पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी कब दिया था? मॉडर्न सेल थ्योरी 1855 पे, राइट। और बात करें पुरकिंजे, तो पुरकिंजे ने क्या किया था? जो ई ड्वार्जडिन ने ई ड्वार्जडिन ने किसकी खोज की थी? ई ड्वार्जडिन ने किसकी? प्रोटोप्लाज्म। तो इन्होंने क्या नाम दिया था? जो प्रोटोप्लाज्म था उसको नाम दिया था सारकोड। तो जो सारकोड था, सारकोड का नाम चेंज करके क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? पुरकिंजे जी ने। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। तो अगर कभी पूछ ले कि जो प्रोटोप्लाज्म नाम है वह किसने दिया था, तो पुरकिंजे ने दिया था। और श्वान, तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, शिल्डन और श्वान, उन्होंने शेल थ्योरी दी थी। कौन कौन? शिल्डन और श्वान ने। उन्होंने बताया था कि जो हमारी कोई भी ऑर्गन्स हो वह किससे मिलकर बनी होती है? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किसने बताया था?
शिल्डन एंड स्वॉन ने इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में बताया था कि जो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या जाएगा, विरचॉ, बी नंबर, कि जो अपनी नई कोशिकाएं हैं वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। किसने बताया था, रुडोल्फ विरचॉ ने। तो अपना बी अपना राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, लिपिड एंड प्रोटीन्स या फूडर। तो जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वह किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। किससे किससे, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। कौन, अपनी सेल मेम्ब्रेन। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि जो इरिथ्रोसाइट्स मेम्ब्रेन होती है, जो इरिथ्रोसाइट्स में कितने परसेंट, 40% लिपिड होता है और 52% प्रोटीन। तो जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह किससे मिलकर बनी होती है, कौन से कार्बनिक अणुओं के द्वारा, लिपिड और प्रोटीन। तो अपना सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी पूछ ले कि जो सेल मेम्ब्रेन है, तो जो अपना सेल के लिए एक फ्लूइड मोज़क मॉडल दिया गया था, वह किसने दिया था, शिंगर एंड निकोलसन ने। किसने, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। कब, 1972 में उन्होंने क्या दिया था, फ्लूइड मोज़क मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कब दिया गया था, 1972 में। कौन दिया था, शिल्डन एंड शॉन ने, सॉरी सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या गया, लिपिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट आरएनए में मौजूद पिरिमिडीन है। तो हमने कल क्वेश्चन इसकी चर्चा की थी कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से दो होते हैं, एक प्यूरिन होता है और दूसरा पिरिमिडीन होता है। तो जो आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन पाया जाता है, ये पूछ रहा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर पिरिमिडीन्स प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन प्रेजेंट होता है। तो देखो, जो अपने डीएनए और आरएनए, जो अपने डीएनए और आरएनए है, ये कैसे है, न्यूक्लिक एसिड है। और ये बनते किससे, किस किस से मिलकर के बने होते हैं, शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। तो जो इसमें नाइट्रोजनस बेस है, वह नाइट्रोजनस बेस टू टाइप से होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है अपना पिरिमिडीन। तो प्यूरिन, प्यूरिन में कौन कौन से दो होते हैं, एडिनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। और जो पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन में कौन कौन से होता है, एक होता है थाइमिन और दूसरा होता है साइटोसिन। साइटोसिन। तो ये किस में होता है, डीएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। डीएनए की बात करें तो डीएनए में कौन कौन से, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और अगर बात करें किसकी, आरएनए की, तो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह इसमें क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। क्या, यूरेसिल। तो जो
अपना इसमें क्या हुआ, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, यूरेसिल और साइटोसिन। पिरिमिडीन में कौन कौन से होते हैं, यूरेसिल और साइटोसिन। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। और बात करें कि जो ये जुड़ते कौन कौन से हैं, तो एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है, एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, या एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ता है। और ये यूरेसिल है, ये कितने, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एडेनिन से जुड़ता है, राइट। और जो अपना ग्वानिन होता है, ग्वानिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से जुड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना की रचना है। द मेन इवेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कॉपी, आरएनए कॉपी, एमआरएनए कॉपी, या चौथा डीएनए एंड आरएनए कॉपी। तो जो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें हमने कल प्रोटीन सिंथेसिस में हमने कल चर्चा किया था। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस 2 स्टेप पे होता है। प्रोटीन 2 स्टेप पे होता है, कितने स्टेप पे, 2 स्टेप पे। फर्स्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा आता है ट्रांसलेशन, अनुवाद एंड अनुलेखन। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो अपना डीएनए होता है, डीएनए वह किस में चेंज हो जाता है, वह एमआरएनए बनाता है। क्या बनाता है, एमआरएनए। जो एमआरएनए क्या करता है, जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके लिए मैसेंजर का कार्य करता है। कौन, जो अपना ये एमआरएनए बनाए हैं। तो ये क्या कहलाता है, एमआरएनए। डीएनए से अपन क्या बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, एमआरएनए, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेंजर का काम करता है। कौन, अपना एमआरएनए। फिर आता है अपना क्या, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या करता है कि जो डीएनए से हमें जानकारी मिलती है, तो वो जानकारी किससे मिलती है, जो एमआरएनए के रूप में, राइट। तो ये क्या करता है कि एमिनो एसिड में जो जानकारी मिलती है, तो ये क्या करता है, एमिनो एसिड की एक क्या बना लेता है, चेन बना लेता है, एक श्रृंखला बना लेता है ट्रांसलेशन में। तो इस पे क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस में मुख्य घटना क्या होती है कि किसकी कॉपी मिलती है, एमआरएनए की कॉपी मिलती है। तो अपना राइट आंसर इस पे क्या आ जाएगा, सी नंबर, राइट। फिर जो अपना जो एमआरएनए है, एमआरएनए ये क्या करता है कि जो अपना जेनेटिक कोड होता है ना, जेनेटिक कोड की एक पैटर्न को प्रोवाइड कराता है, जिससे अपनी एमिनो एसिड की एक चेन बनती है। जेनेटिक कोड की क्या बनाते, क्या है, पैटर्न, राइट। तो अपना इस पे राइट आंसर क्या गया, एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कोशिका भित्ति कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती है। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स। तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है, जीवाणु में, पौधों में, कवक में, या मनुष्य में। तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है, बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंगस, या ह्यूमन में। तो बात करें कि जो सेल वॉल है अपनी, सेल वॉल पाई किसमें किसमें जाती है, सेल वॉल, सेल वॉल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। और इन्होंने सबसे पहले कहां देखा था, कॉर्क सेल में, सीन इन कॉर्क सेल्स, राइट। तो जो अपनी सेल वॉल होती है, सेल वॉल पाई कहां कहां जाती है, बैक्टीरिया में, प्लांट में, फंगस में, राइट। तो बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वह किसकी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, लिपिड की, और पॉलीसैकेराइड की। और बात करें जो प्लांट में, प्लांट में ये किस किस की बनी होती है, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की,
और पेक्टिन की, पेक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, और सुवेरिन की भी बनी होती है। सुवेरिन हो गया, सिलिका हो गया। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वह किस किस से मिलकर बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन और सुवेरिन, सिलिका। और फंगस की बात करें तो फंगस में जो अपनी सेल वॉल है वह किससे मिलकर के बनी होती है? काइटिन से। और अब बात करें ह्यूमन, तो ह्यूमन प्लांट जो सेल वॉल है वह क्या होती है? एब्सेंट होती है, वह पाई ही नहीं जाती है। यानी कि एनिमल सेल्स में, किसी भी एनिमल सेल्स में क्या होता है कि जो प्लांट सेल सेल वॉल है वह एब्सेंट होती है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? मनुष्य। डी नंबर, डी अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से वर्गीकी संवर्गों के सही पदानुक्रम अवरोही का चयन कीजिए। जो वर्गीकी है, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी मतलब होता क्या है? टेक्सोनॉमी मतलब यह विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों की पहचान, उनका नामकरण, उनकी क्लासिफिकेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हुए किसके अंतर्गत आता है? टेक्सोनॉमी, वर्गीकी। और वर्गीकी के जनक कौन कहलाते हैं? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। तो इसमें पूछा है कि क्रम, तो क्रम कैसा होता है? चलो हम लोग ह्यूमन का ही देख लेते हैं कि ह्यूमन तो कैसा आता है ना। तो बात करें अगर किसकी, सबसे पहले क्या आता है? जगत, जगत किंगडम। तो वह जगत का है? एनिमेलिया, एनिमेलिया। जगत के बाद क्या आता है? क्या आता है अपना? संघ, संघ के बाद आता है वर्ग, वर्ग के बाद आता है गण, गण के बाद आता है क्या? कुल, कुल के बाद आता है वंश, वंश के बाद आता है जाति। मतलब संघ मतलब फाइलम, वर्ग मतलब क्लास, गण मतलब ऑर्डर, कुल मतलब फैमिली, वंश मतलब जीन्स, और जाति मतलब स्पीसीज। तो अपना जो मनुष्य का फाइलम कौन से फाइलम में है? ये कार्डेटा। राइट। इसका क्लास कौन सा है? स्तनधारी, मैमल्स। ऑर्डर, ऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या है? प्राइमेट। फैमिली, फैमिली कौन सी है इसकी? होमोनिडी, होमोनिडी। जीनस, जीन्स की बात करें तो इसका होमो, और स्पीसीज की बात करें तो होमोसेपियंस, होमो सेपियंस। तो अब मिला लीजिए कि अपना सबसे पहले क्या आ रहा है? जगत संघ, इस पे तो जगत संघ दिया नहीं है, कहाँ से दिया है? वर्ग से। तो सबसे पहले वर्ग, वर्ग किस में दिया हुआ है? सी नंबर पे। क्लास, फिर ऑर्डर, ऑर्डर कितने नंबर पे दिया है? ए नंबर पे, ए। फिर कुल, फैमिली, फैमिली कितने पे? ई, है ना। फिर वंश, जीन्स कितने पे दिया है? जीन्स बी। फिर स्पीसीज, जाति डी नंबर पे। तो CAEBD देख लीजिए कहाँ पे मिला? एक नंबर पे।
तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, 1 नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से कैसे भिन्न है? जो अपनी कौन सी एनिमल सेल्स है वह प्लांट सेल से कैसे भिन्न है? तो क्यों भिन्न है? न्यूक्लियस, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या रिक्तिकाएं। अभी हमने जस्ट 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा था कि एनिमल सेल्स में क्या एब्सेंट होता है और प्लांट सेल्स में क्या पाया जाता है। और अगर अभी आप लोगों को जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो सेल बायोलॉजी का एक इस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे ही। उस पे हमने कोशिका की पूरी कंप्लीट क्लास लिया हुआ है। तो वहाँ पे आपको सेल के बारे में पूरा मिल जाएगा, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन सभी के बारे में आपको फुल नॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप कोशिका चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप सेल बायोलॉजी प्लेलिस्ट पे जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया गया है। तो आप वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समय का अभाव है, समय का कमी होने के कारण हम उतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो देख लेते हैं कि अगर न्यूक्लियस की बात करें, एनिमल सेल्स एक साइड लिख लेते हैं हम, एनिमल सेल्स, और दूसरे साइड प्लांट सेल्स। तो न्यूक्लियस की बात करें तो ये एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है और प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है। ठीक, प्रेजेंस का प्री का मतलब समझना, प्रेजेंस। सेल वॉल, तो जो एनिमल सेल्स में होती है वह सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट्स होती है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल्स में भी पाई जाती है और प्लांट सेल्स में भी, तो प्रेजेंट होगी इसमें भी, इसमें भी। वैक्यूल, रिक्तिकाएं, तो वह जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर, कोशिका भित्ति। और जो अपनी सेल वॉल होती है वह किससे किससे मिलकर के बनी हुई होती है? अभी बताए थे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन हो गया, सुवेरिन हो गया, लिग्निन हो गया, ये इन सब से, काइटिन हो गया, इससे बनी होती है कौन? अपनी सेल वॉल, राइट। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया? सेल वॉल, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी सम्मिश्र। फॉर विच डिस्कवरी इज रॉबर्ट ब्राउन नोन? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? वह किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, पूछा गया है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? सिम्पर ने किया था। किसने? सिम्पर ने किया था। और जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को एक दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं अपन इसको? कोशिका का रसोई घर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, ये पूछा भी गया है। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को, राइट। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। कब किया है? 1831 में, 31 पे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमान ने, राइट। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, गोल्गी सम्मिश्र की खोज किसने किया है? कैमिलो गोल्गी ने, कैमिलो गोल्गी, ये गोल्जी इसको पढ़ते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की, केंद्रक की। तो अपना बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक घास के पादप को खोदें और ध्यान से देखें तो इसकी जड़ एवं पत्तियां होंगी मूसला जड़ एवं समांतर पर्णविन्यास, मूसला जड़ जड़ एवं जलिकावत पर्णविन्यास, तंतुमय जड़ एवं जलिकावत पर्णविन्यास या तंतुमय जड़ एवं समांतर पर्णविन्यास। हमने कल समांतर पर्णविन्यास और
जो जलिकावत पर्णविन्यास है, इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। वहां पे एक्सप्लेन किया था कि समांतर पर्णविन्यास क्या होता है और जलिकावत पर्णविन्यास क्या होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जो समांतर पर्णविन्यास होता है, समांतर पर्णविन्यास किस में पाया जाता है? बांस हो गया, घास हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इनमें सब में कौन सा पर्णविन्यास पाया जाता है? समांतर पर्णविन्यास। और इनकी जो रूट होती है वह कैसी होती है? तंतुमय होती है, फाइब्रस रूट होती है। क्योंकि जो इनकी रूट है, रूट वह कहाँ से, इनकी रूट रेडिकल से बनती है, मूलांकुर से। और इनमें कौन सा होता है कि समांतर पर्णविन्यास होता है। कैसे? यानी कि जो इनकी शिराएं होती हैं वह कैसे होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसा पर्णविन्यास क्या कहलाता है? समांतर पर्णविन्यास कहलाता है। और जलिकावत में पर्णविन्यास में क्या होता है कि जो उनकी शिराएं होती हैं वो क्या होती हैं? एक जाली के रूप में संरचना बनाती हैं। वह क्या कहलाता है? जलिकावत पर्णविन्यास कहलाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। डी नंबर अपना इस पे राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। राइट, तंतुमय जड़ एवं समांतर पर्णविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं? पॉलीकॉर्पिक, मोनोकॉर्पिक, निद्वार संपुटू या पेरिकॉर्पिक? द प्लांट्स विच वेयर फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ आर कॉल्ड। तो ये कौन से ऐसे प्लांट हैं, वह कौन से ऐसे पादप हैं जो जीवन में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं? तो ऐसे प्लांट जो जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वह क्या कहलाते हैं? मोनोकॉर्पिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोकॉर्पिक। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। तो जो मोनोकॉर्पिक के जो प्लांट होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? जैसे अपना राइस हो गया, व्हीट हो गया, गेहूं, कैरेट हो गया, ये सब कैसे हैं? ये जीवन में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर फसल नुकसान होगी, मतलब जब बोलते हैं कि बहुत हवा चल गई या पानी गिर गया या ओले गिर जाते हैं तो उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर वो उनमें दोबारा पुष्प आते तो ये दोबारा पुष्प आ सकते थे, लेकिन इनमें क्या होता है कि केवल अगर एक बार पुष्प आ गए और फिर उसके बाद झड़ गए तो दोबारा नहीं आते हैं। राइट। तो इसलिए इनको जो जीवन में ऐसे पादप जिनमें केवल एक बार पुष्प आते हैं जीवन में, तो वह क्या कहलाते हैं? मोनोकॉर्पिक कहलाते हैं। और जिनमें जो प्लांट है, कई ऐसे प्लांट जिनमें जो पुष्प है वह जीवन में कई बार आता है, वह क्या कहलाते हैं? पॉलीकॉर्पिक कहलाते हैं। तो पॉलीकॉर्पिक के एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? अपने मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, ये सभी कैसे आते हैं? ये पॉलीकॉर्पिक के एग्जाम्पल हैं। यानी इनके जीवन में कई बार ये पुष्प आते रहते हैं, हर ईयर ही आते रहते हैं, कई हर ईयर मंथ में पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। अपना क्वेश्चन क्या है कि बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं कहलाता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स व्हेन दे आर इनसाइड द फ्रूट इज कॉल्ड हाइपोजियल जर्मिनेट्स या ओविपेरी या विविपेरी या नॉन ऑफ द एबव। तो जो बीजों का अंकुरण है जब फल के अंदर होता है तो वह क्या कहलाता है? विविपेरी कहलाता है। राइट। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? सी नंबर। कि जब बीज के फल जो होते हैं वह यानी कि अंदर ही अंकुरित हो तो वह क्या कहलाते हैं? विविपेरी। जो इसका एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट, नारियल में। नारियल में बीजों का अंकुरण क्या होता है? फल के अंदर ही हो जाता है। राइट। और अगर बात करें कि जो बीजों का अंकुरण है जिनका बीजपत्र क्या होता है? जमीन के अंदर रहता है, वह क्या कहलाते हैं? वैसे हाइपोजियल जर्मिनेट्स कहलाते हैं, अधोभूमिक अंकुरण कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया और मक्का।
वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये सब किसके है? हाइजोजियल जर्मिनेट्स के हैं, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है? विवी पैरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित का चयन कीजिए, इसमें से आपको सही का चयन करना है कि ये सही इसमें से कौन सा दिया गया है। कोशिका भित्ति संरचनात्मक सहारा, केंद्रीय केंद्रीय रिक्तिका स्टार्च संग्रहण, एमाइलोप्लास्ट संग्रहण या प्लास्मोडेस्मेटा परिवहन। तो पहला क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल संरचनात्मक गहरा। तो देखो जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या करती है? उसको क्या संरचनात्मक सहारा देती है? हाँ, तो संरचनात्मक सहारा तो नहीं देती है, बल्कि क्या करती है? उनको शेप प्रदान करती है। क्या करती है? शेप प्रदान करती है। और जो संरचनात्मक सहारा ये कौन देते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह संरचनात्मक सहारा देते हैं। तो ये अपना क्या हुआ? गलत हुआ। केंद्रीय रिक्तिका, केंद्रीय रिक्तिका सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल क्या स्टार्च का संग्रहण करती है? कहे तो भोजन का तो संग्रहण, लेकिन क्या करती है इसकी? ये मोस्टली जल का संग्रहण करती है। किसका? जल का। तो ये भी अपना गलत। जो अमाइलोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट संग्रहण करता है क्या? ये तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी ये संग्रहण नहीं करता है। तो ये भी अपना गलत हो गया। जो प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। तो ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है वह संवहन करता है, बिल्कुल करता है। जो सेल्स होते हैं, सेल्स के बीजों का ये क्या करता है? संवहन करता है। कौन? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्तंभ फर्स्ट में दिए गए कोशिका अंगकों का स्तंभ सेकंड में दी गई कोशिकीय प्रक्रियाओं के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो स्तंभ फर्स्ट में क्या दिया है कि कोशिका अंगों को, कोशिका अंग दिए गए हैं और स्तंभ सेकंड में उनकी प्रक्रिया, उनका प्रोसेस दिया गया है। तो कौन सा अंग कौन सी प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम को हम एक और किस नाम से जानते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहा जाता है। क्या? आत्मघात की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, राइट। तो जो अपना लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम क्या काम करता है? हम्म। तो जो अपना लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का। तो ए का क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ी करता है, क्या करता है? आत्मघात की थैली है, मतलब उनको। तो ये क्या करता है? ए का दूसरा होकर जाएगा, जल अपघटन की प्रक्रिया हो जाएगा। तो ए का दूसरा। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है। तो सी का क्या हो जाएगा? तीसरा ही हो जाएगा। और डी सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या करता है? तर्कु का स्पाइंडल का निर्माण करता है। ठीक, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 देख लीजिए कौन सा है अपना? बी नंबर। बी नंबर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और अगर यदि यहीं पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह क्या पूछ लेता? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप से होते हैं, कौन कौन से? एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह किसका संश्लेषण करता? वह प्रोटीन का संश्लेषण करता। किसका? प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो अपना इस पे राइट आंसर क्या गया? दूसरा नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता के आधार पर लवक और माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होते हैं? तो जो लवक होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया से क्यों भिन्न होता है, ये बताना है आप लोगों को। झिल्ली की दो परतों की उपस्थिति, तो ये तो
झिल्ली की दो परत मतलब टू लेयर, ये तो दोनों में पाई जाती है, तो एक जो अपना स्टेटमेंट है ये तो सही होगा। राइबोसोम की उपस्थिति, तो क्या राइबोसोम दोनों में पाया जाता है? हाँ, तो बिल्कुल पाया जाता है राइबोसोम, राइट। तो ये भी अपना सही हो गया। थैलेकॉइड की उपस्थिति, क्या थैलेकॉइड की उपस्थिति पाई जाती है? तो ये जो थैलेकॉइड की उपस्थिति है वह किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट होती है। ये केवल किस में पाई जाती है? लवक में पाई जाती है, राइट। और बात करें किसकी? डीएनए की उपस्थिति। तो डीएनए की उपस्थिति तो ये किसमें? दोनों में पाई जाती है, क्योंकि डीएनए की उपस्थिति के कारण ही इन्हें क्या बोला जाता है? ये कैसे ऑर्गन्स कहलाते हैं? सेमी ऑटोनोमस। अर्ध स्वायत्त अंग इन्हें बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इन्हीं इनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल्स होता है, इसलिए इनको क्या नाम से बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। जो थैलेकॉइड है वह थैलेकॉइड कहाँ पाया जाता है? केवल ओनली लवक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एब्सेंट होता है, राइट। तो नेक्स्ट अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि साइटोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? एके शर्मा, रुडोल्फ विर्चॉ, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन को? तो जो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब क्या होता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। मतलब यहाँ इसमें क्या करते हैं? सेल के बारे में, कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, राइट। तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो जो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? सी नंबर। और बात करें जो एके शर्मा है, तो एके शर्मा को क्या कहते हैं? ये भारतीय, इंडियन, इंडियन साइटोलॉजी जनक हैं। कौन है? भारतीय इंडियन साइटोलॉजी जनक कौन से हैं? एके शर्मा। और रॉबर्ट हुक कौन है? अपने साइटोलॉजी जनक हैं। और रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया था? इन्होंने बताया मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था। और इन्होंने क्या बताया था मॉडर्न सेल थ्योरी में? कि जो अपनी न्यू सेल्स हैं वह किससे बनती हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। और इन्होंने एक टर्म भी दिया था, कौन सा? ओमिनी ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये टर्म पूछा जाता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म किसने दिया? तो किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चॉ ने दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अभी इस पे रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। कब किया था? 1831 में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज ये मिलान करने वाले क्वेश्चन काफी रखे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर सीटेट ऐसे ही मिलान करने वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो डायरेक्टली नहीं पूछता है कि आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज पूछ ले, राइट। तो इस पे पहला क्या है कि स्तंभ एक का स्तंभ दो के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड में। तो स्तंभ फर्स्ट में क्या है? डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं और ग्रेना। तो तो जो डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम का क्या काम होता है? वह सिक्रेशन करने का काम करती है, श्रावण करने का है। तो जो ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, वो क्या करती हैं? सिक्रेशन करती हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? अपना 4 नंबर। अब देख लीजिए ए का 4, इसमें एक ही ऑप्शन है, नहीं सॉरी दो है। तो अब कौन कौन सी? ये तो अपना गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन कौन सा? ए और सी। बी का देख लेते हैं। बी माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? श्वसन करता है। श्वसन के दौरान क्या करता है? ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो बी का क्या हो जाएगा, 5th नंबर। अब देख लीजिए बी, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर, राइट। और मिला लेते हैं रिक्तिकाएं। वैक्यूल, वैक्यूल क्या करती हैं, संचयन का काम करती हैं, राइट। तो रिक्तिकाएं क्या करती हैं, संचयन का काम करती हैं। और जो ग्रेना होता है, ग्रेना किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो वह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में। क्लोरोप्लास्ट में है तो वह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में। और हमने कल बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश विक्रिया वह किस में होती है, ग्रेना में होती है। और जो अंधकार विक्रिया होती है वह किस में होती है, स्ट्रोमा में होती है, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, सी का हो गया पहला और डी का हो गया तीसरा। तो अपना ए नंबर राइट आंसर है, बिल्कुल मिल रहा है। डिक्टियोसोम्स का क्या हो गया, सिक्रेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, श्वसन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब, कि रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई जो कॉर्क कोशिकाएं हैं के चित्र सर्वप्रथम इस पुस्तक में प्रकाशित किए गए। रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क सेल देखा था सबसे पहले, तो वह किस पुस्तक में उन्होंने उसका डायग्राम वो किया था। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, किस पुस्तक में अपना उन्होंने उल्लेख किया था, माइक्रोग्राफिया पे। तो डी नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोग्राफिया, राइट। ये किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक। बात करें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ये किस साइंटिस्ट ने वो किया था, तो यह चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। और जो स्पीसीज प्लांटेरम और जेनेरा प्लांटेरम, तो ये दोनों जो पुस्तकें हैं ये किससे कोरिलेट कर रहे हैं, ये लीनियस। यहाँ पे क्या पूछा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया है। और बात करें अगर ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ये कौन सी पुस्तक है, इनको किसने लिखा है, ओपेरेन ने, ओपेरेन ने, राइट। इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है, माइक्रोग्राफिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं अपन, कि द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम क्या होता है। द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड को हम किस प्रकार लिखते हैं, डिप्लॉयड को हम 2n से डिनोट करते हैं और हैप्लॉयड को n से। डिप्लॉयड मतलब जिसमें गुणसूत्र क्या हो, डबल हो। और हैप्लॉयड मतलब जिसमें गुणसूत्र क्या हो, सिंगल हो। कैसे होते हैं इसमें, इसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, राइट। और डिप्लॉयड में कैसे होते हैं, डबल होते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो इस पे क्या पूछा है, कि द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम होता है, क्या होता है, इस पे युग्मकों का बनना हो जाएगा, राइट, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। क्वेश्चन क्या कहता है, कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में समानता होती है। तो किस स्थिति में दोनों में समानता होती है, तो देखो कोई भी कोशिका है वह क्या करती है, उसके डिवीजन के लिए क्या करती है, डिवीजन करती है। तो सेल के डिवीजन के लिए एक होती है इंटरफेज, इंटरफेज, और दूसरी क्या होती है, डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, जो अपनी समसूत्री डिवीजन और अर्धसूत्री डिवीजन, माइटोटिक और मियोसिस डिवीजन होते हैं। और इंटरफेज में मतलब क्या होता है, कि इसमें यानी कि प्रिपरेशन की ये अवस्था मानी जाती है इंटरफेज को, राइट। तो इस पे क्या पूछा है, कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में समानता होती है। तो पहला क्या कहता है स्टेटमेंट, कि ही दोनों में ही पहले द्विगुणन होते हैं। तो क्या दोनों में पहले ही डीएनए द्विगुणित होते हैं, तो अपना ये क्या दोनों में पहले द्विगुणन होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, राइट। और बात करें बी, दूसरे नंबर की, दोनों में समजात गुणसूत्रों के मध्य युग्मन होता है। तो क्या दोनों के साथ गुणसूत्रों का मध्य युग्मन होता है,
ये तो जरूरी नहीं है कि हो, है ना। और सी क्या कहता है कि दोनों सभी प्रकार की कोशिकाओं में होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि अगर बात करें हम जो समसूत्री विभाजन, जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन वह किस में होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन है, तो अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? ये जर्म सेल्स में होता है, जेनेनिक सेल में होता है, राइट। सोमैटिक सेल्स मतलब कायिक सेल्स में होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट अपना सही बोल रहा है? ये भी गलत हो गया। और डी नंबर क्या कहते हैं? दोनों में युग्मित गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। तो जो अपने युग्मित गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, तो वह केवल किस में होता है? अर्धसूत्री में होता है, ना कि समसूत्री में, राइट। तो अपना ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस पे अपना राइट क्या गया? ए नंबर। तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। क्वेश्चन क्या कहता है कि स्तंभ एक को स्तंभ दो के मिलाइए और दिए गए संकेतों में से सही विकल्प चुनिए। तो स्तंभ एक और स्तंभ दो में क्या कहते हैं? गुणसूत्रों की तर्क मध्यांश की ओर। तो जो अपने क्रोमोसोम है, उनके जो तर्कु होते हैं वह किसकी ओर? मध्यांश की ओर जाते हैं। तो वह कौन सी अवस्था में जाते हैं? मेटाफेज की अवस्था में। जब मेटाफेज में होते हैं तो क्या कहते हैं कि जो गुणसूत्रों की तर्कु होते हैं वह कहाँ जाते हैं? मध्यांश की ओर जाते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। तो ए का फोर देख लीजिए। तो इस पे तो सी एक ही दिख रहा है, तो अपना राइट आंसर तो सी ही होना चाहिए। क्या है? एक बार लेकिन फिर भी मिला लेते हैं अपन, क्योंकि अपने तो यहाँ सॉल्व ही कर रहे हैं ना। सेंटोमियर का विपाटन, विपाटन मतलब क्या होता है? अलग अलग होना, यानी सेपरेट होना, पृथक्करण होना, उनका अलग अलग होना। तो वह किस अवस्था में अलग अलग होते हैं? तो जो सेंटोमियर का विपाटन वह अलग अलग किस अवस्था में होते हैं? ए एनाफेज में होते हैं, एनाफेज में होते हैं ना। तो बी का क्या हो जाएगा? तीसरा। समजात गुणसूत्रों के मध्य युग्मन, मतलब कि वह क्या करते हैं? युग्मित होते हैं। तो यह किस में होता है? जाइगोटीन में। तो सी का दूसरा हो गया। और समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय, मतलब क्या होता है? यानी उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन ये किस अवस्था में होता है? किस कौन सी स्टेज में होता है? पैक्टिन में होता है। तो डी का फर्स्ट। तो अपना राइट आंसर तो हमने पहले ही चूज कर लिया था कि अपना राइट आंसर कौन सा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्तंभ एक को स्तंभ दो के साथ मिलाइए और दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। आज ये मिलान करने वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं, और ये हमने बहुत ज़्यादा इसलिए पिक किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने देखा, जब एनालिसिस किया बहुत सारे पेपरों का, तो देखा कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इससे हमें एक फ़ायदा और है कि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी चीज़ें उसमें से पढ़ने को मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसलिए हमने ऐसी चीज़ों को रखा है कि अगर कम से कम यही क्वेश्चन ना आए, लेकिन इससे मिलान खाते हुए आए ना, कि अगर हम जो एडिशनल जानकारी दे रहे हैं, ये चारों के बारे में बता रहे हैं, तो उससे अगर आता है क्वेश्चन, तो कम से कम आपसे वो बन तो जाएगा। अगर हम एक क्वेश्चन बता दिए और डायरेक्टली वाला और डायरेक्टली समझा दिए और वो नहीं आया, तो आप बोलोगे कि सर आपने ये बताया था, ये नहीं आया। इसीलिए हम उसका सभी का डिटेल बताते हैं, एडिशनल जो भी और जानकारी वो भी बताते हैं, ताकि अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आए तो वो आप कर सको। और ऐसे क्वेश्चनों में अगर हम चार चीजें दी हुई हैं, चार चीजों को बताएंगे, तो इससे आपको ही फायदा होगा, राइट। ऐसे क्वेश्चनों को करने में फायदा ही है, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा रखा है। तो चलिए पढ़ते हैं अब, स्टार्ट करते हैं। क्या है कि स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड में से साथ मिलाइए और दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड। तो पहला क्या कहता है कि केंद्रक झिल्ली का विघटन। विघटन मतलब क्या होता है कि जो कुछ सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या होने लगती है? लुप्त होने लगती है। तो ये जो लुप्त होने लगती है, किस स्टेज में होने लगती है लुप्त? तो प्रोफेज अवस्था में। तो ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। तो प्रोफेज अवस्था में क्या होती है? जो अपनी सेल मेम्ब्रेन लुप्त हो जाती है। और वापस कब बनती है? यह टीलोफेज में बनती है। टीलोफेज को हम क्या बोलते हैं?
तो टीलोफेज को हम बोलते हैं रिवर्स प्रोफेज भी बोलते हैं, रिवर्स प्रोफेज, राइट। और सेल मेम्ब्रेन कब लुप्त होती है? प्रोफेज पे। तो ए का दूसरा हो गया। और केंद्रिका का प्रकटन, तो प्रकटन कब करती है वह? टीलोफेज में। हमने अभी बताया कि लुप्त होती है कौन में? प्रोफेज में। और बनती कब है? टीलोफेज भी। इसको हम रिवर्स प्रोफेज भी बोलते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। सेंटोमियर का विभाजन, तो सेंटोमियर का डिवीजन कब होता है? एनाफेज में। तो सी का पहला हो जाएगा। और डीएनए का द्विगुणन, तो डीएनए का द्विगुणन कब होता है? एस प्रावस्था में, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या गया? 2 3 1 4, तो बी दूसरा नंबर, दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आप, कि कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था किसे कहते हैं? तो कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था किसको कहेंगे? अंतरावस्था इंटरफेज को, या माइटोसिस समसूत्री, या मियोसिस अर्धसूत्री, या असूत्री माइटोटिक को? तो किसको बोलेंगे तैयारी अवस्था? तो देखो, ये जो समसूत्री, अर्धसूत्री और सूत्री, ये क्या है? तीनों तो क्या है? ये क्या है? डिवीजन है। ठीक। और यहाँ पे क्या पूछा है? अवस्था, फेज पूछा है। हाँ। तो अपना ये तीनों तो होंगे नहीं। यहाँ से अपना क्लियर चल रहा क्या? अंतरावस्था। लेकिन अंतरावस्था समझ लेते हैं। ठीक। चलो देखिए, जो सेल होते हैं, सेल में क्या होता है? दो, एक इंटरफेज होता है, इंटरफेज, और इसमें क्या होते हैं? डिवीजन होते हैं। ठीक। तो डिवीजन, डिवीजन में अपना क्या आ जाएगा? समसूत्री डिवीजन होता है और अर्धसूत्री डिवीजन होता है। तो जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज क्या होती है? इसमें केवल तैयारियां होती हैं। जैसे अपन अगर किसी की शादी करनी है, तो शादी करने से पहले तैयारियां करते हैं ना, कि अपने को ये रस्म करनी है, वो करनी है, ये सामान लाना है, वो करना है, इनके पास जाना है, इनको निमंत्रण देना है, ये करना है ना। तो उसके पहले, अगर शादी करने से पहले क्या है, कि उससे पहले तैयारियां होती हैं। तो क्या शादी में ज्यादा टाइम लगता है या तैयारी में? तो सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है? तैयारी में। शादी तो 5 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, या ज्यादा से ज्यादा 7 8 घंटे मान लेते हैं। लेकिन उसके पहले तैयारी में कितना महीनों लग जाते हैं तैयारी करने में। तो जो तैयारी करने की अवस्था, तो इसमें भी क्या होता है? सेम 90 से 95% टाइम क्या लग जाता है? तैयारी में लग जाता है, राइट। और डिवीजन क्या होता है? डिवीजन तो बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, है ना। 24 घंटे के अंदर ये प्रोसेस हो जाती है। तो सब अगर पूछे कि सबसे लंबी प्रावस्था, सबसे लंबी, तो सबसे लंबी प्रोसेस चलने वाली कौन सी हो जाएगी? अपनी इंटरफेज ही कहलाएगी। क्योंकि इसमें देख रहा हूं 90 से 95% टाइम ले रहा है तैयारी करने के लिए, राइट। तो इस पे सबसे विभाजन की तैयारी अवस्था किसे कहते हैं? इंटरफेज को कहते हैं। तो अपना ए क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करो। कॉलम ए में क्या है? साइंटिस्ट के और ये नाम दिए हुए हैं। कॉलम बी में अपना, तो फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? समसूत्री। समसूत्री वर्ड किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। कौन? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। हमने कल भी बताया था कि डब्ल्यू फ्लेमिंग ने समसूत्री की खोज की थी, और वर्ड जो शब्द समसूत्री शब्द दिया था फ्लेमिंग ने। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वीजमैन, वीजमैन ने किसका? अर्धसूत्री की खोज की थी। तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इन्होंने जो मियोसिस वर्ड है उसको दिया था, किसने? वीजमैन ने। और जो विदलन है, तो विदलन मतलब क्या होता है? क्लीवेज। तो क्लीवेज किस में होता है? कि देखो, जो अपना प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है, राइट, जो प्लांट में साइटोप्लाज्म है वह किसके द्वारा वो होता है? सबसे पहले तो विदलन समझिए। विदलन मतलब होता है क्या? क्लीवेज, राइट। तो क्लीवेज जो होता है, इसमें क्या करता है? जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वह किसके द्वारा होता है? कोशिका खांच के द्वारा होता है। किसके? कोशिका खांच के द्वारा।
और अगर बात करें कि जो प्लांट सेल्स में, हाँ, प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म है, तो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन किस में होता है? कोशिका पट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा। तो कोशिका पट्ट के द्वारा किसका होता है? प्लांट में। तो डी का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो देख लिए 4 3 1 2, 4 3 1, 4 3 1 2, ये अपना सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। कोशिका विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था कौन सी है? अभी हमने पढ़ा था कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था, अभी हमने चर्चा किया था। तो अब इसमें क्या पूछा कि कोशिका विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था पूछा है। तो समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री या इंटरकाइनेसिस। देखो जो समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री, ये क्या है? सब ये विभाजन है, विभाजन ही है ना? तो ये तो अपना होंगे नहीं। अब बचा डी नंबर, तो डी अपना राइट आंसर होगा। लेकिन एक बार अपन समझ लेते हैं कि ये कैसे है। ठीक। तो देखो कि जब सेल में क्या होता है, सेल का विभाजन होता है ना? तो समझो कि जो मियोसिस, मियोसिस अर्धसूत्री का विभाजन जब होगा, तो वह किसमें? दो फेज में, उसमें होता है ना? दो स्टेप पे। फर्स्ट पे कौन कौन से आते हैं? प्रोफेज हो गया फर्स्ट पे, फिर मेटाफेज, मेटाफेज और एनाफेज, टीलोफेज। और इसमें क्या होता है कि इसमें विभाजन होता है, माइटोसिस विभाजन और मियोसिस विभाजन। राइट। लेकिन जो मियोसिस है, मियोसिस में कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस विभाजन होता है। मतलब कि जो क्रोमोसोम की संख्या वह कैसी होती है? आधी हो जाती है, माइटोसिस के जैसे समान हो जाती है। राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, ये हुआ, और जो माइटोसिस हुई, तो इन दोनों अवस्थाओं के, ये अवस्था कंप्लीट हुई और ये अवस्था स्टार्ट होने के लिए जो बीच का गैप होता है, जो बीच का टाइम होता है, जो बीच का टाइम होता है, वह क्या कहलाता है? अपना इंटरकाइनेसिस कहलाता है। इंटरकाइनेसिस कहलाता है। और यही सबसे बीच का समय क्या होता है? सबसे छोटी प्रावस्था मनाई मानी जाती है। मतलब कि जब अर्धसूत्री विभाजन की दो अवस्थाएं या विभाजन के बीच का समय क्या कहलाता है? इंटरकाइनेसिस कहलाता है। इन दोनों के बीच का गैप क्या कहलाएगा? इंटरकाइनेसिस। तो सबसे छोटी प्रावस्था अपनी कौन सी कहलाती है? इंटरकाइनेसिस कहलाती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? वो विच इज द बिगेस्ट स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? तो ये तो शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी कि सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होगी। तो देखो कि जो अर्धसूत्री विभाजन में एक प्रोफेज फर्स्ट होता है और प्रोफेज सेकंड, ये यानी कि इसमें दो स्टेप पे होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट हो गया और मेटाफेज फर्स्ट, ऐसे। तो जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट में ही कौन पांच अवस्थाएं होती है? कौन कौन सी? लेप्टोटीन, लेप्टोटीन हो गया। लेप्टोटीन के बाद कौन सी आती है? जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैक्टीन, पैक्टीन के बाद डिप्लोटीन और डायग्नोसिस। ठीक। तो जो अपनी प्रोफेज है, प्रोफेज सोचो ये पांच स्टेप पे अलग से हो रही, तो सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? अपनी प्रोफेज होती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, प्रोफेज सबसे बड़ी अवस्था होती है। राइट। और
पेक्टिन की बात करें तो जो पेक्टिन होते हैं इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर की जब घटना होती है, जब क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है जिसके अंदर क्या होते हैं कि जो अपने जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेट करते हैं। इसी के कारण क्या होते हैं, जो नए लक्षण आते हैं ना, वो किसके कारण आते हैं, इसी के क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो जीन रिकॉम्बिनेशन करते हैं। इसी के कारण जो अपने जैसे दादा के, परदादा के, पिता के जो नाती में आते हैं लक्षण, वो नए नए लक्षण उनके विपरीत यानी कि अलग अलग आते हैं ना, तो ये किस में, किस अवस्था में आते हैं, पेक्टिन में आते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। हमने इसकी अभी बीच में चर्चा किया था कि जो सेमी ऑटोनॉमस है वह किस ऑर्गन्स को बोला जाता है। राइट। तो आप लोग अभी भी अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, प्रश्नों को कहाँ कहाँ से लेके आता हूँ कि आपके लिए केवल, तो आप लोग केवल इतना सा करना है कि आपको वीडियो को लाइक करनी है। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिए। राइट। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस ऑफिशियल नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पे आप जुड़ जाइए। उससे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इसी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राइट। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर पे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।